Assalamu alaikum students, I am your instructor Abdurrahman. In today's video, we will discuss about email investigation, why we need email investigation. We will discuss about some perspectives of email investigation and according to digital forensics perspectives, what information to be collected in email investigation. As all of you know, ईमेल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिज़नेस एंड कम्युनिकेशन। जहाँ हमारा बिज़नेस है, कम्युनिकेशन है, हमारा कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई बैंकिंग सेक्टर है, या हमारा एजुकेशन सेक्टर है, तो हमें वहाँ पे हमारे जो ईमेल एप्लीकेशंस हैं वो रैपिडली यूज़ होती हैं। और आजकल के दौर में हमारा जो ईमेल का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ईमेल कन्वीनियंट है सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस के लिए एज वेल एज फाइल अटैचमेंट्स के साथ। लेकिन अगर नेगेटिव साइड्स को देखा जाए, ईमेल्स की नेगेटिव साइड को, तो क्रिमिनल में लीक इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कंपनी हैज़ द रोल ऑफ ईमेल इन डिजिटल फोरेंसिक हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स। यही बात जो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में देखी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का रुझान बढ़ता जाता है, यूज़ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारा जो डिजिटल फोरेंसिक्स है इसकी नीड भी इंक्रीज़ होती जाती है। इन डिजिटल फोरेंसिक्स ईमेल आर कंसिडर्ड एज अ क्रूशल एविडेंस and email header analysis become important to collect evidence during forensic process। तो हम ईमेल हेडर्स को ब्रीफली देखेंगे कि ईमेल हेडर एनालिसिस में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो एक इन्वेस्टिगेटर जो परफॉर्म कर रहा हो ईमेल इन्वेस्टिगेशन, उसका जो गोल है यहाँ पे जो है वो लिस्टेड है, टू आइडेंटिफाई द मेन क्रिमिनल, टू कलेक्ट नेसेसरी एविडेंसेस, टू प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग्स एंड टू बिल्ड द केस। ये गोल हो सकते हैं जिसके लिए एक इन्वेस्टिगेटर को जो है ईमेल से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना पड़ सकती है। चैलेंजेस, फेक ईमेल्स, स्पूफिंग एंड एनोनिमस रीमेलिंग। तो अगर हम इनको डिटेल्स में डिस्कस करें तो फेक ईमेल्स क्या हैं? फेक ईमेल्स ऐसी ईमेल्स होती हैं जो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के ज़रिए, ठीक है, हेडर्स को मैनिपुलेट करके जो है वो सेंड की जाती हैं। डिफरेंट हेडर्स में जो इन्फॉर्मेशन है, ईमेल हेडर्स में जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है, कोई उसके अंदर जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वो डाल दी जाती है। तो फेक ईमेल को जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेट हुई हुई हो सकती है। इन दिस कैटेगरी criminal also use temp email service which allow a registered user to receive email at a temporary address that expired after a certain time period। तो अगर आप गूगल करें टेम्प ईमेल तो वहाँ पे आपको बहुत सारे जो लिंक्स हैं वो इंडेक्स हो जाएंगे। तो आप उन लिंक्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, जो टेम्प मेल है उसको देख सकते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखें यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे गूगल में अगर हम टेम्प मेल टाइप करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी जो डिस्पोजेबल मेल हैं, ये उनसे रिलेटेड गूगल ने हमें डिफरेंट साइट से रिलेटेड जो लिंक हैं वो इंडेक्स किए हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी डिस्पोजेबल मेल को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम इस ईमेल को यूज़ करते हुए, ठीक है, कहीं पे साइन अप कर रहे हैं तो हम वक्ती तौर पे वहाँ पे अगर अथेंटिकेशन करते हैं तो ये हमारा ईमेल जो है ये ऑटो रिफ़्रेश इन 2 सेकंड्स, ये बार बार रिफ़्रेश होता रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमारी जो इनबॉक्स में वो मेल आ जाती हैं। अगर हम किसी भी वेबसाइट पे साइन अप कर रहे हैं
तो ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास मेल आ जाता है, तो हम टेम्प मेल को यूज़ करके ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें कि ईमेल स्पूफिंग को, अनदर चैलेंज इन ईमेल फोरेंसिक इज स्पूफिंग, in which criminals use to present an email as someone else. In this case, the machine will receive both fake as well as original IP addresses. बेसिकली होता क्या है स्पूफिंग में, अगर इसको हम सिंपली डिस्क्राइब करें तो लाइक ये एक मेल है, ठीक है, जो एम बैंक की तरफ से ट्रांसफ़र होता है अपने यूज़र को। तो क्रिमिनल्स क्या करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग को मोर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इस ईमेल को मज़ीद लैगिक दिखाने के लिए, जैसे ये एक क्रिमिनल की तरफ से ये मेल जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, तो क्रिमिनल क्या करते हैं, इसको स्पूफ कर देते हैं, तो इस पे एक मास्क चढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि ये मेल भी बिल्कुल लैगिट लगे, ठीक है, स्पैम फोल्डर में ना जाए, और जो यूज़र है उसको यही लगे कि ये मेल जो है ये मेरे बैंक से ट्रांसफ़र हुआ है। तो वहाँ पे अगर कोई लिंक अवेलेबल है या किसी भी तरह की कुछ मेल में जो है रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, तो अगर यूज़र उन्हें फुलफ़िल करता है उन रिक्वायरमेंट्स को, वहाँ पे अपना कुछ डाटा एंटर करता है, अगर वहाँ पे कोई यूआरएल दिया गया उस यूआरएल पे नेविगेट करके, तो अटैकर जो है वो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए, उसका फ़ायदा उठाते हुए किसी भी किस्म का जो है यूज़र को हार्म पहुंचा सकते हैं। इसी तरह से अनोनिमस रीमेलिंग, द ईमेल सर्वर strips identifying information from the email messages before forwarding it further. This leads to another big challenge for email investigation. Anonymous remailing basically इसलिए की जाती है कि जो सेंडर है उसका पता ना चल सके। अब सर्वर तो स्ट्रिप करता है, आइडेंटिफाई करता है इन्फॉर्मेशन को, तो अगर उसके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि हु सेंड्स दिस मैसेज टू दिस रिसिपिएंट, तो ये एक चैलेंज बन जाता है इन्वेस्टिगेशन में। अगर हम टेक्निक्स की बात करें, ईमेल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में यूज़ होने वाली टेक्निक्स की, ईमेल फोरेंसिक बेसिकली एक स्टडी है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो ईमेल सोर्स मौजूद होता है उससे हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं। किस तरह से कलेक्ट करते हैं, एक्चुअल सेंडर को आइडेंटिफाई करके, रिसिपिएंट ऑफ अ मैसेज को आइडेंटिफाई करके, ठीक है, इसके साथ साथ कुछ अदर इंफॉर्मेशन लाइक डेट, टाइम एंड ट्रांसमिशन एंड इंटेंशन ऑफ सेंडर, ये मेल क्यों सेंड किया गया, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेटिंग मेटा डाटा, पोर्ट स्कैनिंग, किस आईपी किस पोर्ट को यूज़ करते हुए हमारे पास वाया एसएमटीपी प्रोटोकॉल ये मेल जो है ट्रांसफ़र हुआ, और इसके अलावा कीवर्ड सर्चिंग। कॉमन टेक्निक्स की अगर बात की जाए जो ईमेल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में यूज़ होती हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हेडर एनालिसिस, दूसरा आ जाता है हमारे पास सर्वर इंफॉर्मेशन, तीसरा आ जाता है नेटवर्क डिवाइस इन्वेस्टिगेशन, चौथा आ जाता है हमारे पास सेंडर मेल फिंगरप्रिंट्स, और पांचवा आपके पास आ जाता है सॉफ्टवेयर एम्बेडेड आइडेंटिफायर्स। तो ये जितनी टेक्निक्स हैं इनको हम फर्दर अपनी लैब में यूज़ करेंगे, और हम इनके ज़रिए से एक कंप्लीट जो है ईमेल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन उसको परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, और ये सारी टेक्निक्स हमारी उसमें इंक्लूड होंगी। और जो हमारी कुछ इंफॉर्मेशन है इन टेक्निक्स से रिलेटेड, जो हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होती हैं, लाइक हेडर्स क्या होते हैं, ठीक है, सर्वर्स किस तरह से काम कर रहे होते हैं, और नेटवर्क डिवाइस जो सर्वर्स किस तरह से काम कर रहे होते हैं ईमेल ट्रांसफ़र के लिए, नेटवर्क डिवाइसेस जो हैं, कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस हैं जो यूज़ हो रही हैं एक नेटवर्क के अंदर, ठीक है, मेल पर्सपेक्टिव से। इसी तरह हम जो सेंडर है उसके कुछ फिंगरप्रिंट्स को स्टडी करेंगे, और सॉफ्टवेयर एम्बेडेड आइडेंटिफायर्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट हैंड्स ऑन लैब में। तो यहाँ पे अगर हम ईएमएल फाइल की बात करें,
EML files are basically emails in file format which are widely used for storing email messages. email messages को store करने के लिए, ठीक है, जो फाइल्स बनती हैं उनकी एक्सटेंशन जो है वो हमारे पास बेसिकली EML फाइल्स हैं, ठीक है, वो .eml है। और ये हमारी जो ईमेल्स होती हैं ये इस फॉर्मेट में स्टोर होती हैं। दे आर स्ट्रक्चर्ड text files that are compatible across multiple email clients such as Microsoft Outlook, Outlook Express, and Windows Live Mail. An EML file stores email headers, body content, attachment data, क्या क्या अटैचमेंट्स थी जो मेल के साथ डिलीवर हुई, एज अ प्लेन टेक्स्ट. इट यूज बेस 64 टू एनकोड बाइनरी डाटा एंड कोटेड प्रिंट एनकोडिंग. तो बेस 64 को तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बेस 64 एनकोडिंग डिकोडिंग को, कि बेस 64 अगर हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में अवेलेबल है तो हम उसको किस तरह से एनकोड करते हैं और डिकोड करते हैं, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. टू स्टोर कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन, कोटेड printable encoding to store content and information. So in further our labs will take a closer look to the quoted printing encoding and how this encoding store content and information. email headers, अगर हम ईमेल हेडर्स की बात करें तो ईमेल हेडर्स क्या है? बेसिकली ईमेल हेडर्स कोड स्निप्ट हैं HTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है सेंडर की, रिसीवर की, ईमेल राउट की, ठीक है, कि लाइक अगर ये ईमेल है तो इसका क्या राउट है, ये किस तरह से नेटवर्क के ऊपर ओवर द नेटवर्क ट्रांसमिट होते हुए, ठीक है, जो सेंडर है उस तक पहुंचा. टू गेट टू द इनबॉक्स एंड वेरियस ऑथेंटिकेशन डिटेल्स, कि ये ईमेल मैसेज जो है ये किस तरह से एक यूज़र तक पहुंचा, ठीक है, किस तरह से उसके जो वेब एप्लीकेशन है उसमें किस तरह से आके डिस्प्ले हुआ, किन किन राउट को यूज़ करते हुए, और जो ऑथेंटिकेशन डिटेल्स हैं ये इसकी ऑथेंटिकेशन डिटेल्स, सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ये सारा कुछ क्या है हमारे हेडर में होता है. द ईमेल हेडर ऑलवेज प्रोसीड द ईमेल बॉडी. ईमेल हेडर जो होता है ये प्रोसीड करता है ईमेल की बॉडी को. तो ईमेल हेडर के अगर पर्पसेस की बात करें तो इसके क्या क्या पर्पसेस हैं? इंफॉर्मेशन सेंडर और रिसिपिएंट की, ठीक है, स्पैम मेल से प्रिवेंट करना, ठीक है. कैसे ये प्रिवेंट करता है ये हम आगे देखेंगे, कि जो हेडर के अंदर जो डिटेल्स मौजूद होती हैं कुछ यूनिकली आइडेंटिफायर्स होते हैं, कुछ जो है राउटिंग डिटेल्स होती हैं जो कि एक ईमेल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, और ईमेल जो है वो डिसाइड करती है एप्लीकेशन कि ये जो ईमेल है ये स्पैम फोल्डर में जाना चाहिए या ये ईमेल जो है इसको हमने इनबॉक्स में डिस्प्ले करवाना है. तो ये इसका एक जो प्रोटेक्टिंग मेजर्स हैं उनमें से एक हेडर की डिटेल्स हैं हमारे पास. व्यूइंग एन ईमेल हेडर, ठीक है, ईमेल हेडर को देखा कैसे जाता है? तो बहुत सिंपल सा काम है. हम सिंपली जो है अपने ब्राउज़र में अगर जाएं, ठीक है, तो ब्राउज़र में जाने के बाद हम अपना मेल ओपन करें. तो ये मैंने एक मेल को ओपन किया है अपने इनबॉक्स में, ये किसी ई कॉमर्स साइट से रिलेटेड मेल है. तो यहाँ पे थ्री डॉट्स पे टैप करने के बाद, क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो ओरिजिनल पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आईडी, क्रिएटेड डेट, फ्रॉम, टू यानी कि सेंडर, रिसिपिएंट, सब्जेक्ट, SPF, DKIM, ठीक है, ये सारी डिटेल्स हमारे पास जो है ईमेल में अवेलेबल है. लेकिन अगर हम सिंपली इस ईमेल को देखें तो ये हमें कुछ इस तरह से ईमेल डिस्प्ले होता है, ठीक है. और अगर हम ओरिजिनल मैसेज को देखें तो इसमें हमारे पास हेडर से रिलेटेड सारी जो डिटेल्स हैं एक हेडर में होती हैं वो सारी डिटेल्स
लिस्ट आउट हो जाती हैं. सो लेट्स डीप डाइव इनटू हेडर्स. सो स्टूडेंट्स अगर हम हेडर को एनालाइज करने की बात करते हैं यहाँ पे, तो द अपेयरेंस ऑफ ईमेल हेडर डिफर्स बिटवीन ESPs, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स के. डिफरेंट ईमेल सर्विस प्रोवाइडर एज यू नो हमारे पास अवेलेबल है, लाइक गूगल है हमारे पास, ठीक है. इसी तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का आपके पास लाइव मेल है, गूगल का जीमेल है, याहू का याहू मेल है आपके पास, ठीक है. इस तरह आपके पास डिफरेंट ESPs हैं. इसके अलावा और बहुत सारे ESPs हैं. टू एनालाइज इट यू नीड टू फाइंड द ईमेल हेडर एंड एग्जामिन द लाइन ऑफ इंटरेस्ट टू यू. तो आपको इसको एनालाइज करने के लिए ईमेल हेडर को फाइंड करना पड़ता है कि ये एक मेल है, तो इस मेल का जो हेडर है वो क्या है. तो ईमेल हेडर जितना बॉडी का जो टैग होगा, ईमेल की बॉडी का जो टैग है, ठीक है, उससे पहले का सारा एरिया जो है ये आपका हेडर है. तो इस सारे एरिया में आपको जिस तरह की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हेडर में आपको अवेल होगी. रिलेट्स टू सेंडर रिसीवर, जो हमने पहले डिस्कस किया वो सारी इंफॉर्मेशन. और बॉडी के टैग में बेसिकली जो सब्जेक्ट डिटेल्स हैं सारी, ठीक है, जैसे हमने अभी एक मेल को देखा तो वो सारी जो डिटेल्स हैं वो बॉडी में लिस्टेड होती हैं, जो यूज़र के सामने डायरेक्टली डिस्प्ले होती हैं. हमने तो शो ओरिजिनल पे क्लिक किया तो हमारे पास वो सारी डिटेल्स जो हैं हेडर से रिलेटेड वो सारी डिटेल्स आ गई. तो वैसे यूज़र के सामने जो डिटेल्स लिस्ट आउट होती हैं वो बेसिकली मैक्सिमम डिटेल्स जो है वो बॉडी टैग से रिलेटेड होती हैं. सारी बॉडी के अंदर जो डिटेल्स होती हैं वो लिस्ट आउट हो रही होती हैं, या सिर्फ़ और सिर्फ हेडर से आपका जो एक एड्रेस होता है सेंडर का या रिसीवर का तो वो डिस्प्ले हो रहा होता है. सॉरी, सेंडर का एड्रेस जो है वो डिस्प्ले हो रहा होता है कि किस सोर्स से ये मेल जो है आप तक डिलीवर हुई है. तो इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है ईमेल हेडर के अंदर. तो टेक्निकली अगर बात करें तो रिसीव्ड लाइंस हैं एक ईमेल हेडर के अंदर हमारे पास. तो हम इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं. तो हमने एज यू नो कि हमने एक मेल को ओपन किया था, ठीक है, और इसका ये हमारे पास ओरिजिनल मैसेज है. तो ये हमारे पास हमारी जो लाइंस हैं वो रिसीव्ड लाइंस हैं. तो इसमें हमारे पास डिलीवर टू, ये यहाँ पे हमारे पास जो है सेंडिंग और रिसीविंग से डिलीवर टू ये मेल आईडी दिया हुआ है. इसी तरह हमारे पास ये रिसीविंग से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं, ठीक है, कि किस टाइम रिसीव हुआ. तो आगे हम अगर बढ़ें तो हमारे पास नेक्स्ट है हमारा MIME वर्जन. तो अगर हम इसका MIME वर्जन देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली इसको सर्च करते हैं तो ये हमारे पास इसका जो वर्जन है 1.0 ये लिस्टेड है. ये वर्जन क्या होता है, ठीक है, ये डिटेल्स क्या होती हैं, हम इनमें भी जो है इनको भी मज़ीद एलेबोरेट करते हैं नेक्स्ट. तो ये हमारा MIME वर्जन है, ठीक है. इसी तरह से हमारे पास मैसेज आईडी है. तो अगर टेक्निकली हम इस सारी इंफॉर्मेशन को देखें तो इसमें हमारे पास क्या अवेलेबल होता है. मीम वर्जन जो है ये किस लिए यूज़ होता है, इसमें हमारे पास क्या अवेलेबल होता है. मैसेज आईडी क्या होता है, मैसेज आईडी किस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है. DKIM सिग्नेचर्स. सो गाइस अगर हम बात करें रिसीव्ड लाइंस की, दे शो द एड्रेस ऑफ कंप्यूटर डेट रिसीव्ड द ईमेल, ठीक है. तो जिस कंप्यूटर ने जिस यूज़र को ये मेल रिसीव हुई, ठीक है, उसका जो एड्रेस है वो इस मेल के अंदर होता है. मेल के अंदर सॉरी कह रहा हूँ हेडर के अंदर होता है. एज वेल एज द अदर कंप्यूटर एड्रेसेस डेट एन ई मेल में हैव बीन ट्रांसफर थ्रो
Unlike other email header element, received line can't be forged. तो यहाँ पे हमारे पास जो रिसीव लाइन में एड्रेस है, तो ये आप देख सकते हैं। तो जो हमारी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये हमारा मेल आईडी है, इसको ये डिलीवर हुआ, ठीक है। और ये इसने डिलीवर किया SMTP आईडी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आईडी हमारे पास है। और यहाँ पे हमारे पास डिटेल्स हैं हमारे टाइम जोन से रिलेटेड, व्हाट द टाइम इज़ व्हेन द मेल इज़ रिसीव्ड। सो नेक्स्ट, multi-purpose internet mail extension meme version are internet standards that extends the format of email by supporting text and non-text attachments। ठीक है, ये बेसिकली हमें मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस क्या प्रोवाइड करती हैं, ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है टेक्स्ट के अलावा नॉन टेक्स्ट अटैचमेंट्स की, लाइक ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, मैसेजेस बॉडीज़ एंड मल्टीपल पार्ट्स एट्सेट्रा। लाइक हम एक पीडीएफ अटैच करते हैं तो पीडीएफ अटैच करके भेज सकते हैं, हम ऑडियो अटैच करके भेजते हैं, हम कोई भी अदर फाइल जो है वो मेल के साथ अटैच करके भेजते हैं। तो ये सारे के सारा जो फैसिलिटी हमें मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोवाइड करती है, और इसका जो वर्जन है वो लिस्टेड होता है हमारे ईमेल हेडर पे। मैसेज आईडी क्या है? द मैसेज आईडी इज़ ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर यूज्ड इन ईमेल। मैसेज आईडी हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मेट that is generated for specific email address and messages. Thus, no two messages have the same message ID. तो अगर हम इसके मैसेज आईडी की बात करें तो यहाँ पे हमें इसका मैसेज आईडी ऊपर ही यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये। तो मैसेज आईडी बेसिकली हर मेल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। कोई भी मेल, कोई भी अदर मेल जो है वो उसका ये आईडी सेम नहीं हो सकता। जैसे हम यहाँ पे ये हमारे पास मेल है, तो अगर हम कोई अदर मेल ओपन करते हैं, तो मैंने ये एक और मेल आईडी ओपन किया और ये देखिए ये हमारे पास हमारे उस मेल आईडी का मैसेज आईडी है, और मेल का मैसेज आईडी है, और ये हमारा दूसरे मेल का मैसेज आईडी है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह से मैसेज आईडी कभी भी एक मेल का जो है वो सेम नहीं हो सकता। SPF क्या चीज़ है? SPF is a form of email authentication that defines a process to validate an email message that has been sent from authorized mail server in order to detect forgery and prevent spam। SPF बेसिकली एक अथेंटिकेशन है कि आया कि ये जो मेल ट्रांसफ़र हुआ है, क्या ये सर्वर ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, ठीक है? क्या ये सर्वर एक अथेंटिक सर्वर है, इससे जो मेल ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है, इस मेल को हमने इनबॉक्स में भेजना है, या ये जो सर्वर है ये लिस्टेड नहीं है, जो हमारे सिक्योर सर्वर्स हैं, या ये जो मेल है ये जो इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रही है, ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे सिक्योर सोर्सेज हैं उनमें से नहीं है, तो इस मेल को क्या किया जाता है, स्पैम फोल्डर में डाल दिया जाता है। और SPF जो है ये काम करता है कि ईमेल अथेंटिकेशन करता है कि वेदर ईमेल जो है वो ऑथोराइज सर्वर से आ रही है या ऑथोराइज सर्वर से नहीं आ रही। तो ये स्पैम से बचाने में, फिशिंग वगैरह से बचाने में, और जो डिफरेंट किस्म के थ्रेट्स हैं उनसे बचाने में मदद देता है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट TKIM signatures, domain keys identified mail confirms that the sender authenticity by connecting the domain name with the email. DKIM is a technology that helps to reduce spam, phishing and allow companies to watch for their email and messages. Like एक मेल है जो ट्रांसफ़र होता है abc@gmail.com, तो डोमेन नेम बाइंड हो जाता है abc@gmail.com, तो gmail.com बाइंड हो जाता है abc के साथ, जो सेंडर के साथ अब हमारा जो डोमेन नेम है वो बाइंड हो गया।
तो बेसिकली अब गूगल मेल सर्विस है तो ये हमारे पास एक पहचान बन जाती है कि ये जो मेल है ये जीमेल को यूज़ करते हुए, गूगल की मेल सर्विस को यूज़ करते हुए डिलीवर हुआ, ठीक है, सेंडर से रिसीवर की तरफ। और अब @gmail.com कोई भी अदर जो कंपनीज़ हैं या कोई अटैकर है वो यूज़ ना कर सके और कंपनीज़ की सिक्योरिटी इंश्योर रहे इस मामले में। तो DKIM सिग्नेचर्स जो हैं हमें ये फैसिलिटी देते हैं। तो अगर हम एक ईमेल हेडर में DKIM सिग्नेचर्स को देखना चाहें तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास ब्राउज़र में एक मेल ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पे DKIM पास विद डोमेन, ठीक है, ये एक जो डोमेन है वो ट्रस्टेड सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ से ये मेल डिलीवर हुआ है तो इसका ये डोमेन नेम है। इसी तरह से जैसे हमारे पास gmail.com है, ठीक है, तो ये एक डोमेन नेम है sabareri.it। तो अगर हम मज़ीद इसको और एलेबोरेट करके देखना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास DKIM अवेलेबल होता है। तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं DKIM। तो DKIM सिग्नेचर्स, तो अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे DKIM पास हेडर एंड दिस इज़ द DKIM सिग्नेचर। तो ये हमारे पास DKIM सिग्नेचर यहाँ अवेलेबल है। मज़ीद इन चीज़ों को किस तरह से हम एलेबोरेट कर सकते हैं, इनसे और डाटा इंफॉर्मेशंस किस तरह से एक्सट्रैक्ट होती हैं, ये सारा कुछ हम अपनी नेक्स्ट हैंड्स ऑन लैब में परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।